हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंह गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट पर। तो बिहार पात्रता परीक्षा 2025 में पेपर 2 के लिए जो हुआ था उसका आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जो बच्चे उच्च माध्यमिक कक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरे होंगे सब्जेक्ट पीजीटी जूलॉजी के लिए, उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वे जान पाएंगे क्वेश्चन का क्या स्तर रहा था 2025 में। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे जूलॉजी से। हाँ, बाकी 50 क्वेश्चन अदर पार्ट से पूछा गया था। तो हम आपको जूलॉजी के क्वेश्चन को समझाएंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड वीडियो लाएंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक का डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और थोड़ा सेशन लंबा रहेगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लीजिएगा कि ओपेरिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आदिम वातावरण में मौजूद नहीं था। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में अर्थ का कौन सा नहीं था उस समय। और इसमें 4 ऑप्शन दिया है। तो पृथ्वी के आदिम वातावरण में ऑक्सीजन नहीं था उस समय। बहुत पहले की बात है। ओपरिन के एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि उस समय ऑक्सीजन नहीं था। मीथेन था, हाइड्रोजन था, वाटर वेपर था, ऑक्सीजन नहीं था। इसीलिए उस समय के एटमॉस्फेयर को कहा गया था रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कहा गया था। क्या कहा गया था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कहा गया था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ये कॉपी में आप लिख सकते हैं। और आज के इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, इसीलिए आज का इन्वायरमेंट ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हो गया। ये याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन डिस्कस हो गया। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ पे होता है? 4 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन पेरोक्सीजोम, इसमें नहीं होता है, यह भी एक सेल ऑर्गेनल्स है। सेकंड ऑप्शन गोल्गी बॉडी, यही सही उत्तर है। गोल्गी बॉडी में प्रोटीन्स और लिपिड का फर्दर मॉडिफिकेशन होता है और मॉडिफिकेशन करके ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड बनाया जाता है। पोलीजोम उत्तर नहीं होगा। पोलीजोम क्या होता है? ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, जब बहुत सारे राइबोसोम एक क्लस्टर में मौजूद होकर के एक पर्टिकुलर एमआरएनए को जब ट्रांसलेट करते हैं, उस समय आरएनए को, उस समय राइबोसोम्स को कहा जाता है पोलीजोम्स। तो ये भी सी उत्तर नहीं है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नेटवर्क ऑफ द सेल होता है, यह भी इसका उत्तर नहीं है, यह भी एक सेल ऑर्गेनल्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रायो टू द प्लासेंटा। मतलब कौन सा स्ट्रक्चर जब एम्ब्रायो माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो उसको प्लासेंटा से जोड़ा जाता है। प्लस कौन सा वही स्ट्रक्चर न्यूट्रिएंट और वेस्ट के एक्सचेंज को हेल्प करता है। यानी बच्चे और माँ के बीच में न्यूट्रिएंट और वेस्ट का एक्सचेंज होता है, वह कौन सा स्ट्रक्चर है? उस स्ट्रक्चर का नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड। याद रखिएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है? अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे को माँ से वाया प्लासेंटा जोड़ देता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। योक सैक, योक सैक में प्राइमोर्डियल जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एमनियोन, एमनियोन एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन है जो बच्चे को चारों तरफ से कवर किया रहता है, उसको कहते हैं एमनियोटिक बैग। हाँ, उसी बैग में फ्लूइड होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड्स भी कहते हैं। चौथा ऑप्शन है कोरियोन। कोरियोन आपका ट्रोफोब्लास्ट से बना है, यही कोरियोन बाद में प्लासेंटा बनाने में हेल्प करता है। ये कोरियोन भी एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन है जो एमनियोन के बाहर से डेवलपिंग एम्ब्रियो को कवर किए रहते हैं। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। अब सवाल कहता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए मॉलिक्यूल में
वो कौन सा साइट है, कौन सा स्थान है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। तो आप सभी को पता है कि अगर ये डीएनए का डबल हेलिक्स है जिसको मैंने खोल दिया हूँ, खोल करके आधा दूर खोला हूँ, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया, तो यहाँ एक साइट होता है जिसको बोलते हैं प्रोमोटर, बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, प्रोमोटर। इसी प्रोमोटर साइट पर आपका आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज आके जाके बाइंड करता है। ठीक है, आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो आंसर क्या होगा, प्रोमोटर इसका आंसर हो जाएगा। रेगुलेटर ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है, रिसेप्टर आपका सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है, इन्हांसर क्या होता है कि सेल के एक्टिविटी को, ट्रांसक्रिप्शन को और ज़्यादा इन्हांस कर देता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा प्रोमोटर, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है। ये बायोटेक्नोलॉजी से सवाल पूछा है, एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी किताब से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप सबको पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज अ मोलिकुलर सीजर। ये क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के डबल हेलिक्स को क्लीव करता है एट पैलिंड्रोमिक साइट। तो पैलिंड्रोमिक साइट होता है डीएनए के डबल हेलिक्स में, वहीं पर कट करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, याद रखिएगा। आइए लाइगेज की बात करते हैं। लाइगेज क्या करता है, लाइगेज दो डीएनए स्ट्रैंड को आपस में जोड़ देता है। स्टिकी एंड क्या है, जब डीएनए के डबल हेलिक्स को काटिएगा तो उससे दो फ्रैगमेंट मिलेंगे, प्रत्येक फ्रैगमेंट के एंड को बोलते हैं स्टिकी एंड, वह चिपचिपा होता है। ठीक है, लास्ट में वेक्टर। वेक्टर क्या है, ये व्हीकल्स है, ये अपने बॉडी में, अपने स्ट्रक्चर में डीएनए यानी प्लाज्मिड को लेकर के एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर। तो आपको समझ में आ गया होगा और इसका उत्तर आपको सी मिल चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं है। न्यूट्रिएंट नहीं है, न्यूट्रिएंट क्या होता है, जो हमको एनर्जी देता है। वाइटामिन न्यूट्रिएंट है, एनर्जी मिलता है, मिनरल्स भी न्यूट्रिएंट होता है, फैट्स भी न्यूट्रिएंट होता है, बट फाइबर, सी जो ऑप्शन वही सही उत्तर है, फाइबर जो होता है वह न्यूट्रिएंट नहीं होता है। तो यहाँ तक आपको समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। कोई भी सेक्शन में, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जवाब जरूर देंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, हाउ आर इम्पल्सेज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे संचारित होते हैं, कैसे वह इम्पल्स ट्रांसमिट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए हमको सिनैप्सेस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, सिनैप्सेस की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सिनैप्स की जरूरत पड़ती है, सिनैप्स। जैसे कि अगर यह आपका न्यूरॉन्स का एंड होता है तो यहीं पर सिनैप्स होता है, सिनैप्स। तो इस एंड से यहाँ निकला, यहाँ से फिर दूसरे न्यूरॉन में चल जाता है, इसको सिनैप्स कहते हैं, सिनैप्स। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से सिनैप्स के जरिए अटैच रहता है। यहाँ एक न्यूरॉन से एक न्यूरॉन इधर भी होगा। ठीक है, आशा कर रहा हूँ आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसका आंसर डी होगा, बाकी सब आंसर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछता है, पोस्ट एनल टेल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट्स प्रेजेंट ड्यूरिंग। कॉर्डेट्स जो होता है, कॉर्डेट्स ये एनिमल किंगडम का है। कॉर्डेट्स एक फाइलम है, उस कॉर्डेट्स का एक बहुत ही पहचानने वाला जो फीचर्स है वह है पोस्ट एनल टेल। ये कब पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये पोस्ट एनल टेल एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के समय में ही कॉर्डेट्स में होता है। जब वो एडल्ट बन जाते हैं तो ये पोस्ट एनल टेल हट जाता है। तो आंसर ए इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन 9 पूछता है कि वर्टिब्रेट का वह कौन सा क्लास है जिसमें जो भी एनिमल्स है उस एनिमल के पास 3 चेम्बर्ड हार्ट है, स्किन परमिएबल है और मॉइस्ट है।
देखिए मैमल्स भी वर्टिब्रेट्स में आता है, बट इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, याद रखिएगा। बर्ड्स भी आपका वर्टिब्रेट में आता है, बट इसमें भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, याद रखिएगा। रेप्टाइल्स भी आपका वर्टिब्रेट्स में आता है, इसमें मेनली 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एक्सेप्शंस है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बट इनमें जो एनिमल्स है उनका स्किन परमिएबल नहीं होता है, स्किन नोट परमिएबल, नोट परमिएबल, नोट परमिएबल। इसलिए ए बी सी ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन बच गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज एम्फीबियंस इज द क्लास ऑफ वर्टिब्रेट। यहां तक समझ पा रहे होंगे कि किस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस डेवलप्स ड्यू टू, अब स्पॉन्जेस में कनाल सिस्टम होता है जो कि वाटर को अपने अंदर लेना और वाटर को वहाँ से बाहर कर देना। जब वाटर अंदर आता है बाहर जाता है तो उसके दौरान रिप्रोडक्शन होगा, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो ये कनाल सिस्टम इनर वॉल के फोल्डिंग से होता है। कह रहा है कि ये कनाल सिस्टम बनता कैसे है, तो ये कनाल सिस्टम बनता है इनर वॉल के फोल्डिंग से बनता है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपसे बन रहा होगा। जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा होगा, ये जितने भी सवाल आ रहे हैं सब एनिमल किंगडम का है, और एनिमल किंगडम का एक कंप्लीट सेशन 3-4 पार्ट में मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, उसको देख लीजिएगा, बहुत मदद मिलेगा इस पेपर को सोल्व करने में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन पूछता है बर्ड्स पजेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट, पक्षियों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी विशेषताएं पाई जाती है, कौन कौन सा नहीं पाया जाता है। बर्ड्स फेदर्स होता है, बर्ड्स में खोखली हड्डियां होती है, बर्ड्स में स्तन ग्रंथियां नहीं होती है, बर्ड्स में बिक होता है, चोंच होता है, लेकिन बर्ड्स में मैमरी ग्लैंड्स नहीं होता है। मैमरी ग्लैंड्स कहाँ होता है, मैमरी ग्लैंड्स होता है मैमल्स में, इसीलिए इस मैमल्स का नाम पड़ा है मैमल्स। क्योंकि मैमल्स में जो मैमा है, मैमा का मतलब ही होता है मैमरी ग्लैंड्स। ये सब मैं अपने एनिमल किंगडम के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ से जाके पढ़ लीजिए, काफ़ी आपको ये लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन कहता है कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, डीएनए के एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करके आरएनए बनाना है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। पहला है ट्रांसलेशन, गलत। ट्रांसलेशन में आरएनए के इंफॉर्मेशन को यूज करके हम प्रोटीन बनाते हैं, कॉपी में लिख लीजिएगा। ट्रांसक्रिप्शन, जो ऑप्शन बी है ट्रांसक्रिप्शन, यही सही उत्तर है। ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग क्या करते हैं, डीएनए के एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेकर के आरएनए बना देते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग आरएनए से सी डीएनए बनाते हैं, आरएनए से सी डीएनए बनाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। रिवर्स ट्रांसलेशन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 कहता है कौन सा स्टेटमेंट सही है आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी के लिए। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से आरएनए बनाता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या है, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस करता है। डीएनए इसका टेम्पलेट है, आरएनए बना रहा है, इसलिए नाम पड़ गया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। डायरेक्ट रिपेयर में काम नहीं करता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस नहीं होता है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस भी नहीं होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 को ले लेते हैं। कहता है विंग्स ऑफ ए बर्ड एंड विंग ऑफ ए बैट आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये सवाल पूछा है इवोल्यूशन चैप्टर से, एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी में दिया है इवोल्यूशन, उस चैप्टर से पूछा है। बर्ड का विंग, पक्षियों का पंखी और बैट्स का पंखा, दोनों का काम क्या है, उड़ने में मदद करता है। बर्ड्स में जो पंखा होता है वह भी उड़ने में मदद करता है, और बैट्स का पंखा में भी उड़ने में मदद करता है। तो दोनों का काम एक ही है। तो ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का एनालोगस स्ट्रक्चर है, अनुरूप संरचनाएं हैं। एनालोगस स्ट्रक्चर क्या होता है, वैसा स्ट्रक्चर
जिसका ओरिजिन डिफरेंट है, अलग अलग लीनिएज से, अलग अलग एंसेस्टर से मिलके बना, बट इनका काम एक है, एक ही काम करता है। होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होता है? तो होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या है? ओरिजिन इनका सेम है, एक ही लीनिएज से ये लोग बन के आया होगा, लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या है? जो वेस्टेज होता है, और जैसे अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, कहता है इसमें कौन सा स्टेटमेंट वायरस के लिए सही नहीं है? वायरस के लिए सही नहीं है, वायरस। पहला सवाल, पहला ऑप्शन है कि वायरस बैक्टीरियल होस्ट में रेप्लिकेट करता है। ये ऑप्शन मतलब ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट ए सही है कि वायरस को बैक्टीरियल होस्ट चाहिए रेप्लिकेट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि वायरस का प्रोटीन कोट होस्ट के सेल में इंटर नहीं करता है, डज नॉट इंटर। यह भी आपका बिल्कुल सही है। उस वायरस करता क्या है? वायरस सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को होस्ट के सेल में इंजर्ट करता है, बाकी सब चीज को बाहर रखता है। ऑप्शन सी है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या आरएनए होगा। ये भी सही है। वायरस का जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, ये भी सही है। वायरस रेप्लिकेट ऑटोनोमसली इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट। ऑप्शन डी जो है यही करेक्ट आंसर है कि ऑप्शन डी में जो बात लिखा है ये वायरस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वायरस को अगर रेप्लिकेट करना है तो उनको होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट होस्ट वायरस कुछ नहीं कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ऑप्शन डी ही इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 16 की तरफ। सवाल है, इसमें कौन सा मैमल्स का एक सब क्लास नहीं है? मैमल्स का सब क्लास नहीं है। मोनोट्रीम्स मैमल्स का सब क्लास होता है, मार्सुपियल भी मैमल का सब क्लास है, प्लासेंटल मैमल्स भी मैमल का सब क्लास है, लेकिन कॉन्ड्रिक्थिस ये मैमल्स का सब क्लास नहीं है, क्योंकि कॉन्ड्रिक्थिस जो है ये कॉन्ड्रिक्थिस आता है पाइसेज में, ये मछली का ग्रुप है कॉन्ड्रिक्थिस। तो आप यहीं से ऑप्शन डायरेक्ट निकाल सकते थे कि कॉन्ड्रिक्थिस मछली का एक सब क्लास है, इसलिए यह ऑप्शन सही, मतलब यही मैमल्स का सब क्लास नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 17 की तरफ। सवाल है, एंजाइम अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है? एंजाइम का काम है सबस्ट्रेट को तोड़ना, डाइजेस्ट करना। किसको डाइजेस्ट करता है? तो आपको पता होना चाहिए अमाइलेज क्या करता है। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ऑप्शन सी सही है। प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्सिन चाहिए, पेप्सिन चाहिए, ट्रिप्सिन चाहिए, ये प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है। फैट्स के लिए चाहिए लाइपेज एंजाइम चाहिए, फैट्स के लिए लाइपेज चाहिए। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स के लिए चाहिए न्यूक्लियस चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए न्यूक्लिक एसिड के लिए। तो मैंने आपको ए बी डी के बारे में भी बता दिया, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से, जिसका 1-2 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, उसको जाकर देखिए, आपको उससे बहुत लाभ मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, कॉमन कोल्ड का कारण क्या है? कॉमन कोल्ड किससे होता है? जवाब इसका उत्तर, सही उत्तर है राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड इज अ वायरल डिजीज, वायरल नॉट डिजीज, इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। ये राइनो वायरस से होता है। स्ट्रेप्टोन निमोनिया से निमोनिया होता है। साल्मोनेला टाइफोइडियम से टाइफाइड डिजीज होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से मलेरिया होता है। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 है हीमोज्वाइन का, हीमोज्वाइन। तो हीमोज्वाइन एक टॉक्सिन्स होता है। जब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जब किसी को मलेरिया होता है, मलेरिया में जब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बॉडी में इन्फेक्शन फैलाता है, तो जब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इन्फेक्ट करेगा सेल को, तो उसके जवाब में हीमोज्वाइन नामक एक टॉक्सिन रिलीज होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, टॉक्सिन रिलीज्ड फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल। याद रखिएगा, ये क्लास 11 बायोलॉजी की किताब में दिया हुआ है, हीमोज्वाइन के बारे में पढ़ लीजिएगा।
ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ बता दिया है, आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डज नॉट अकर व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन फोटो पिगमेंट ऑफ आई। आंख के फोटो पिगमेंट पर प्रकाश पड़ने पर इनमें से क्या नहीं होता है। जब आई में दो फोटो पिगमेंट होता है, एक होता है रोडोप्सिन यानी रॉड सेल, दूसरा आता है कॉन सेल। तो रॉड से बनता है रोडोप्सिन और कॉन्स में होता है आयोडोप्सिन। तो जब लाइट पड़ेगा आई के फोटो पिगमेंट पर तो क्या नहीं होगा। ओप्सिन रोडोप्सिन, ओप्सिन में एक कन्फर्मेशनल चेंज होगा, ये सही बात है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। एक्शन पोटेंशियल गैंग्लियन में जनरेट होगा, यह भी सही है, इसलिए ऑप्शन बी भी सही नहीं होगा। रेटिनल एंड ऑप्सिन ये दोनों आपस में बाइंड हो जाएंगे, ये जवाब गलत है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा कि सी वाला जो ऑप्शन है रेटिनल एंड ऑप्सिन बाइंड टुगेदर, ये नहीं होता है जब फोटो पिगमेंट पर लाइट पड़ती है। ऑप्शन डी पोटेंशियल डिफरेंस आर जनरेटेड इन फोटो रिसेप्टर सेल, ये भी होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आई के फोटो पिगमेंट पर जब लाइट पड़ता है तो उससे एक सेल सिग्नलिंग स्टार्ट होता है, वहां से ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 को देखिए, इसमें कौन सा पेयर करेक्ट है, कौन सा पेयर करेक्ट है। ऑप्शन ए देखिए, आर्थ्रोपोडा में सिल्वर फिश होता है, यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, आर्थ्रोपोडा में सिल्वर फिश होता है। ऑप्शन बी देखिए, पाइसेज में जेली फिश नहीं, जेली फिश होता है निडारिया में होता है। किस में होता है, निडारिया में होता है जेली फिश, निडारिया। निडारियंस एक फाइलम है जिसको सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, इसमें जेली फिश होता है। इकाइनोडर्माटा में स्टार फिश होता है और मोलस्का में कटल फिश होता है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये भी जवाब गलत है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके का सवाल कि किस फाइल में कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इसको मैंने ट्रिक से याद करवाया अपने चैनल पर, तो जाकर के वो देखिए। एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम देखिए, 3 पार्ट में मैंने अपलोड कर रखा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम्स अक्रॉस जोग्राफिकल लोकेशन एंड जियोलॉजिकल टाइम। जियोलॉजिकल टाइम और लोकेशन में स्पीसीज और इकोसिस्टम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं बायोजियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी। फाइलोजेनेटिक्स नहीं होता है, क्योंकि फाइलोजेनेटिक्स में हम ऑर्गेनिज्म को उनके एंसेस्टर से कंपेयर करते हैं। पैलियोंटोलॉजी नहीं होगा, इसमें फॉसिल्स का स्टडी करते हैं। इकोलॉजी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम के इंट्रैक्शन को पढ़ते हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड एंड असेंबल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल। राइबोसोम्स कहाँ बनता है और असेंबल कहाँ होता है। तो राइबोसोम बनता है न्यूक्लियोलस में, याद रखिएगा, न्यूक्लियोलस में आरएनए बनता है। तो यहीं पर असेंबल होने के बाद में ये न्यूक्लियोलस साइटोप्लाज्म से बाहर निकल करके आपके न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया गलत होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म में बहुत सारा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है और गोल्गी अपैरेटस में आपका प्रोटीन, लिपिड, इस सब का क्या होता है, इस सब का मॉडिफिकेशन कराते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका आंसर सी होगा। समझ पा रहे होंगे, ऑप्शंस के बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। 24 कहता है विटामिन के किसके लिए जरूरत पड़ता है। तो विटामिन के काम आता है ब्लड क्लॉट के लिए। तो विटामिन के को इस्तेमाल करते हैं प्रोथ्रोम्बिन को बनाने के लिए। प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस में काम आता है विटामिन के। बाकी सारा ऑप्शन गलत है, ये याद रखिएगा। प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस में विटामिन के की जरूरत पड़ती है। अगर प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो उससे थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, और जब थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। एलाइजा स्टैंड्स फॉर, यानी एलाइजा का फुल फॉर्म पूछा है। ये आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा, एनसीईआरटी क्लास 12 किताब में दिया है। एलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम, ई फॉर एंजाइम, एल फॉर लिंक्ड, आई फॉर इम्यूनो,
एस फॉर सॉर्बेंट, ए फॉर एसे, यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। समझ में आया सबको? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में आइए। क्वेश्चन कहता है इंडक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेल फेट इन नेबरिंग सेल्स बाय ए ग्रुप ऑफ सेल्स। एक खास ग्रुप ऑफ सेल ने नेबरिंग सेल में, अपने पड़ोसी वाले सेल में स्पेसिफिक सेल के फ्यूचर को इंड्यूस कराया। तो उस ग्रुप ऑफ सेल का क्या नाम है जो ये सेल के फ्यूचर को इंड्यूस कराता है? उस ग्रुप ऑफ सेल का नाम है इंडक्टिव सिग्नलिंग। इंडक्टिव सिग्नलिंग उसका नाम है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में 3 जर्म लेयर बनता है। पहला जर्म लेयर इक्टोडर्म, दूसरा है इंडोडर्म, तीसरा है मेसोडर्म। याद रखिएगा। पैटर्न फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। कौन सा जीन क्या पैटर्न बनाएगा वह डिसाइड करता है पैटर्न फॉर्मेशन। ऑर्गेनोजेनेसिस में ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए ओनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। इस लेक्चर से जुड़े रहिए, क्वेश्चन अभी और है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 की बात करते हैं। ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई ये हमारे कान में होता है, ऑडिटरी कनाल्स में होता है। इस एक हेयर सेल्स होता है। ये हेयर सेल्स एफरेंट नर्व फाइबर्स के पास में होता है, क्योंकि यही हेयर सेल्स एफरेंट नर्व फाइबर से इम्पल्स को लेकर के ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ताकि हम लोग साउंड को सेंस करके सुनने में ये मदद करता है। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये एनसीईआरटी क्लास 11 में हियरिंग में आएगा। नर्वस सिस्टम में हियरिंग एक चैप्टर है, उसमें ये इन्वॉल्व है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। कहता है कि फ्रॉग के डेवलपमेंट में, जब फ्रॉग का डेवलपमेंट होता है तो उसमें कौन सा जर्म लेयर नर्वस सिस्टम, एपिडर्मिस और सेंस ऑर्गन तीनों को बनाता है? तो वह जर्म लेयर है इक्टोडर्म। इक्टोडर्म से तीनों जर्म लेयर बन जाते हैं। याद रखिएगा, मेसोडर्म से बनता है नोटोकॉर्ड। और भी बनता है स्ट्रक्चर, बट मेसोडर्म से बनता है नोटोकॉर्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल में सवाल पूछा जा सकता है। इंडोडर्म में इंटरनल स्ट्रक्चर पूछता है। इंडोडर्म में इंटरनल ऑर्गन बनता है। इंडोडर्म में क्या बनता है? इंटरनल ऑर्गन। ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट से ही कोरियोन बनता है, जो बाद में प्लासेंटा को बनाने में मदद करता है। इसलिए ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो ये आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी से सवाल पूछा है। आप लोग इक्टोडर्म से क्या बनेगा, मेसोडर्म से क्या बनता है, इंडोडर्म से क्या बनता है, इसको अलग से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 29 की तरफ। इसमें से कौन सा प्रोटीन का फंक्शन सही नहीं है? बताइए, कौन सा प्रोटीन का फंक्शन सही नहीं है? तो प्रोटीन फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है प्रोटीन। ये प्रोटीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ये गलत है। ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब है, कि ऑप्शन बी में जो दिया है कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। नहीं, डीएनए, हमारा जो डीएनए जो है वह जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ना कि प्रोटीन करता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रोटीन पैथोजन से भी फाइट करता है। ये प्रोटीन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है। जैसे हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, जो ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो से जुड़े रहिएगा, लेक्चर थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि अभी 50 क्वेश्चन बनाने हैं। 30 पहुंच गए हम लोग, 20 क्वेश्चन और बनाना है। क्वेश्चन 13 क्या है? कौन सा हार्मोन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है चाइल्ड के बर्थ के समय में और दूध के इजेक्शन में काम आता है? तो दूध का निकलना और यूटेराइन का सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन होना ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, उस समय जो हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क सिंथेसिस में काम आता है। एस्ट्रोजेन यूटेराइन टिश्यू को डेवलप करता है, प्रोलिफरेट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें काम आएगा। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31 निडारिया इज कैरेक्टराइज बाय, निडारिया की विशेषता क्या है? तो निडारिया की विशेषता है कि इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सही है। निडारिया में पूरा बॉडी टिश्यू से मिलके बना हुआ है, सही है। इसमें निमेटोब्लास्ट होता है, यह भी सही है। निमेटोब्लास्ट एक डिफेंसिव ऑर्गन्स है जो प्रे को मारने में हेल्प करता है। तीसरा, इसमें सिलेंटेरोन होता है, वह भी सही जवाब है। इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, इसमें जितना ऑप्शन दिया है सारा ऑप्शन सही है निडारियंस के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। इनमें से कौन सा सेल इनेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है, यानी जन्मजात प्रतिरक्षा में कौन सा कोशिका जिम्मेवार है? तो इसमें कौन सा जिम्मेवार है? फैगोसाइट्स एकदम जिम्मेवार है, मैक्रोफाज भी जिम्मेवार है, नेचुरल किलर सेल भी जिम्मेवार है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल द एबव इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन बन रहा होगा आपसे। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, अभी और सवाल बनना बाकी है। आते हैं क्वेश्चन 33 की तरफ। क्वेश्चन कहता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ इसमें से क्रूशियल रोल प्ले करता है शेपिंग वेरियस टिश्यू ड्यूरिंग डेवलपमेंट, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ को बोलते हैं एपोप्टोसिस। याद रखिएगा, याद रखिएगा, प्रोग्राम सेल डेथ इज एपोप्टोसिस। प्रोलिफरेशन से क्या होता है? सेल का ग्रोथ होता है। डिफरेंशिएशन से क्या होता है? सेल पर्टिकुलर काम करना शुरू कर देता है। सेनेसेंस से क्या होता है? सेल का डेड होना शुरू हो जाता है। बट सेल डेथ अलग है, ये है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, हम प्रोग्रामिंग किया गया है कि किसको डेथ करना है, किसको डेथ नहीं करना है, इसलिए प्रोग्राम सेल डेथ को बोलते हैं एपोप्टोसिस। याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 34 में चलते हैं। एस्कैरिस, एस्कैरिस की विशेषता क्या है? एस्कैरिस निमैट हेलमिंथेस फाइलम में पाया जाता है और उसका जो विशेषता है वह विशेषता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इसमें ट्रू सिलोम और मेटामेरिज्म एब्सेंट होता है। याद रखिएगा, एस्कैरिस की विशेषता है इसमें ट्रू सिलोम एब्सेंट होगा, इसमें मेटामेरिज्म एब्सेंट होगा, क्योंकि एस्कैरिस जो निमैटो हेलमिंथेस का है इसमें होता है सूडोसिलोम होता है। क्या होता है? सूडोसिलोम, सूडोसिलोम होता है। याद रखिएगा, सूडोसिलोम होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। कौन सा सेल जिम्मेवार है एलर्जिक रिएक्शन कराने के लिए? ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया है एनसीईआरटी से। इसका जवाब है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल ऑप्शन सी सही जवाब है। ये ऑप्शन सी ही सही जवाब है। इस्नोफिल क्या करता है? ये एलर्जी के रिएक्शन के लिए जिम्मेवार है। बेसोफिल, बेसोफिल इन्फ्लामेशन के लिए जिम्मेवार है। मैक्रोफाज शरीर में जितने भी डेड सेल्स होता है उसको किल करता है। न्यूट्रोफिल्स भी सेल इन्फेक्शन में इन्फेक्शन को फाइट करने में हेल्प करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। एक पर्सन है जो हाई ब्लड प्रेशर से सफरिंग हो रहा है, तो उसको किस चीज को लेने में कमी करना चाहिए, यानी इसमें किस चीज की कटौती करनी चाहिए? तो आपको पता है कि नमक में सोडियम, नमक में सोडियम, सोडियम का इंटेक कम करना पड़ेगा। सोडियम का इंटेक बढ़ाइएगा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो सोडियम का इंटेक कम कीजिए, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। पोटासियम भी काम करता है बट उतना उसका अलग रोल भी है। कैल्शियम आपका मसल के कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम हेल्प करता है, याद रखिएगा। मैग्नीशियम एंजाइम कैटालिसिस में ये को फैक्टर की तरह काम करता है, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन 37 की तरफ आइए। कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है ओवेरियन फॉलिकल्स को मैच्योर कराना और अंडा का रिलीज कराना ड्यूरिंग ओवुलेशन? इसका एक ही जवाब है, ऑप्शन सी एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटरी। एफएसएच ऐसा हार्मोन है जो ओवेरियन फॉलिकल्स को मैच्योर कराता है और यही एफएसएच इस लायक बनाता है कि ड्यूरिंग ओवुलेशन जब एलएच हार्मोन पीक पर रहेगा तो ये एग को रिलीज कर सकता है। तो यहाँ पूछा ओवेरियन फॉलिकल्स का मैचुरेशन, तो मैचुरेशन में एफएसएच ही काम आता है।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 38 की तरफ। वीडियो के साथ लगे रहिएगा, अभी 12 सवाल और बनाना बाकी है। इसमें से कौन सा अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर होता है, सल्फर? तो याद रखिए ऑप्शन ए सही है, सिस्टीन और मिथ्योनिन, इसमें सल्फर होता है। थ्रियोनिन में सल्फर नहीं होता है, थ्रियोनिन में सल्फर नहीं होता है, सीरीन में सल्फर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसलिए अमाइनो एसिड भी पढ़ लीजिएगा कि कौन सा अमाइनो एसिड पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, किस अमाइनो एसिड को में इम्यूनो ग्रुप होता है, किस अमाइनो एसिड को हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड कहते हैं, कौन सा अमाइनो एसिड सबसे छोटा होता है। इस तरीके के सवाल याद कीजिएगा। कौन सा अमाइनो एसिड एसिडिक है, कौन सा अमाइनो एसिड बेसिक है, ये सब पढ़ के जाइएगा, इससे सवाल जरूर पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 39 की तरफ। किसने सेल थ्योरी प्रपोज किया था? ऑप्शन बी सही जवाब है, स्वान एंड स्लेडन ने सेल थ्योरी प्रपोज किया था। उसके और कॉपी में लिख लीजिए, सिंगर एंड निकोलसन ने सेल मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था। बाइलेयर स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड सेल मेम्ब्रेन का यहाँ प्रपोज किया था। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, कॉपी में लिख लीजिए। रॉबर्ट ब्राउन ने प्लांट सेल में न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था, कॉपी में लिख लीजिए। रॉबर्टसन ने सेल मेम्ब्रेन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को प्रपोज किया था, कॉपी में लिख लीजिए। यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। चलते क्वेश्चन 40 की तरफ। इसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस कौन सा होता है? जीन में देखिए, हमारे जीन में कुछ कोडिंग सीक्वेंस है, कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, कुछ नॉनसेंस सीक्वेंस है जो किसी काम का नहीं होता है। जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस जीन में होता है उसको बोलते हैं एक्सोन कहते हैं। एक्सोन नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। इंट्रोन लिख लीजिए, इंट्रोन आपका कोडिंग सीक्वेंस है। प्रोमोटर जिस पर हमारा आरएनए पॉलीमर जाके बाइंड करता है, डीएनए में पाया जाता है। ओपेरोन ग्रुप ऑफ जीन है जिसको ट्रांसक्राइब करके हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एमआरएनए बनाते हैं, फिर उस एमआरएनए से हम प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन 40 आपको बता दिए। क्वेश्चन 41 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर इमोशनल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है? कौन सा स्ट्रक्चर इमोशनल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है? हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ये रहता है। एमिगडाला जो है, इसमें ये भी हमारे इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारा जब किसी को डर लगता है तो डर जैसा इमोशन एमिगडाला से आता है। हिपोकैम्पस भी हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। बट पोन्स जो है, पोन्स ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता है, क्योंकि पोन्स हार्ट बीट, रेस्पायरेशन, इसको कंट्रोल करता है पोन्स। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉसिल्स कहाँ पाया जाता है? ये एक जनरल साइंस का सवाल है। फॉसिल्स कहाँ पाया जाता है? सबको पता है कि फॉसिल्स सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। फॉसिल्स सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर बनाता है, उसी लेयर में फॉसिल्स आपका उसी लेयर में रहता है फॉसिल्स, याद रखिएगा। इग्नियस रॉक्स में नहीं होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 43 में पूछा है, ब्रेन का वह कौन सा पार्ट है जो ब्रीदिंग, सांस लेने में, हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को क्या करता है, रेगुलेट करता है? इसका ब्यूटीफुल आंसर होगा मेडुला ओब्लोंगाटा। मेडुला ओब्लोंगाटा इसी काम को करता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स थिंकिंग, मेमोरीज, इस सब में काम करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिबेलम हमारे बॉडी को बैलेंस करने में सेरिबेलम काम करता है। हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर को ये रेगुलेट करता है। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 44 में आइए। गैमेट का बनना जर्म सेल से, स्पर्म गैमेट और ओवा गैमेट का बनना स्पर्म सेल से, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डायरेक्ट एनसीईआरटी क्लास 12 के में किताब से उठाया गया, बायोलॉजी की किताब से उठाया गया। उसका उत्तर होगा गैमेटोजेनेसिस। ये सवाल एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से उठाया है, और मैंने
ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कंप्लीट चैप्टर अपने चैनल पर अपलोड किया, उसको जाकर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन में 3 जर्म लेयर बनता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। क्लीवेज क्या है? जाइगोट 1 सेल है, जाइगोट से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल जो बनता है ना, वह क्लीवेज के थ्रू बनता है। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो उससे जाइगोट बनता है, उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन 44 बता दिए, आइए 45 की तरफ। इसमें कौन सा इवेंट सेल को मदद करता है स्पेसिफिक फंक्शन और स्ट्रक्चर को एक्वायर करने में? इसका उत्तर हुआ डिफरेंशिएशन। जब सेल डिफरेंशिएट करता है, तो जब सेल डिफरेंशिएट कर जाएगा तो ये खास प्रकार का फंक्शन और स्ट्रक्चर को एक्वायर कर लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है, वही इसका उत्तर होगा। प्रोलिफरेशन में सेल ग्रोथ होगा, डिटर्मिनेशन में किसी काम को डिटरमाइन करने के लिए करेगा, रीजनरेशन में क्या होगा? लॉस्ट पार्ट को फिर से नया पार्ट बना सकता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं रीजनरेशन। क्वेश्चन 46 की बात करें, इसमें कौन सा एपीमर है? एपीमर ये बायोमोलिक्यूल से सवाल पूछा, इसका दो सही उत्तर होगा। माइनोज एंड ग्लूकोज कार्बन सेकंड पर एपीमर होता है, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज कार्बन 4 पर एपीमर होता है। एपीमर क्या है? किसी पर्टिकुलर कार्बन पर अपने ग्रुप का रिलेटिव ओरिएंटेशन को बदल लेता है, वहां पर पोजीशन बदला रहता है किसी पर्टिकुलर कार्बन पर, उसी को बोलते हैं एपीमर। आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 47 की तरफ। क्वेश्चन कहता है, इसमें से कौन सा वर्टिब्रेट का यूनिक फीचर है कॉर्डेट्स के कंपैरिजन में? आइए देखते हैं। नोटोकॉर्ड ये वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, कॉर्डेट्स में भी पाया जाता है। फेरेंजियल स्लिट ये वर्टिब्रेट में भी है, कॉर्डेट्स में है। डोर्सल नर्व कोड ये आपका वर्टिब्रेट्स में भी है, कॉर्डेट्स में है। बट ऑप्शन डी जो है यही सही उत्तर है, वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम सिर्फ वर्टिब्रेट में होता है, कॉर्डेट्स में नहीं होता है, सारे कॉर्डेट्स में नहीं होता है, सिर्फ कॉर्डेट्स के सिर्फ वर्टिब्रेट्स में होता है। वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि ये जो नोटोकॉर्ड था, ये नोटोकॉर्ड लेटर एडल्ट स्टेज में इसी नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके वर्टिब्रल कॉलम बना दिया जाता है। तो वर्टिब्रल कॉलम इज ए यूनिक फीचर ऑफ वर्टिब्रेट्स कंपेयर टू कॉर्डेट्स। ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला स्लाइड पर, ये लास्ट स्लाइड है, बने रहिएगा हमारे साथ। इसमें से कौन सा कॉर्डेट्स का फीचर नहीं है? कौन सी कॉर्डेट्स की विशेषताएं नहीं है? नोटोकॉर्ड अभी बताया था, नोटोकॉर्ड विशेषता होता है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड विशेषता होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट विशेषता होता है, बट एक्सोस्केलेटन कॉर्डेट्स में नहीं होता है। मेरा एनिमल किंगडम पर बनाया हुआ वीडियोस को जाकर देखिए, सिंह गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट पर। आपको वहां से काफी मदद मिलेगा। चलते क्वेश्चन 49 की तरफ। व्हाट डज ईच ब्रांच ऑफ एक्सोन टर्मिनेट इनटू? एक्सोन का प्रत्येक ब्रांच कहाँ टर्मिनेट होता है? तो ये टर्मिनेट होता है सिनेप्टिक नोब में। सिनेप्टिक नोब में एक्सोन का प्रत्येक टर्मिनल जाके टर्मिनेट हो जाता है। वेसिकल्स नहीं होगा, टिब्यूल्स नहीं होगा, अनदर सेल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन चिक एम्ब्रियो में जिम्मेवार होता है गैस के एक्सचेंज के लिए और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसफर के लिए? इस प्रकार का सवाल हमेशा पूछा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लासेंटा। प्लासेंटा इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को माँ के इंडोमेट्रियम वाल से जोड़ के रखता है प्लासेंटा। यही प्लासेंटा
हेल्प करता है गैस को एक्सचेंज करना, मदर से फीमेल में, न्यूट्रिएंट के ट्रांसफर करना मदर से डेवलपिंग एम्ब्रियो में। एमनियन बताया था, एमनियन डेवलपिंग एम्ब्रियो को चारों तरफ से घेर लेता है और उसी एमनियन में फ्लूइड होता है जिसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड, और उसी फ्लूइड में बच्चा तैरता रहता है। योग सैक नहीं होगा, योग सैक में प्राइमोर्डियल जर्म सेल बनता है। कोरियन भी नहीं होगा, क्योंकि कोरियन क्या करता है, कोरियन भी एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो कि आपके प्लासेंटा को बनाने में मदद करता है। तो यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, एक एक ऑप्शंस को के बारे में बता दिया। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहां हम आपको डिस्कस करेंगे पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।